शिमले पड़े पुलसिए गोसे हो, शिमले पड़े पुलसिए गोसे हो। घसे किसके पड़े हैं, वो पुलसियों के पड़े हैं या किसके पड़े हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम जानेंगे। चलो दादा आप मिलके इतिहास लिखते हैं और इसको वायरल करके फेमस हो जाते हैं अभी घंटे भर में। सबसे पहले तो लोगों का बात करने का टोन चेंज हो जाता है। तो आप अगर आपका गाना नहीं चल रहा है तो फिर वो बोलते होते हैं यार थोड़ा मेहनत करके आओ यार, ये बात नहीं है आपके गाने में। फिर जब आपका गाना चलता तो फिर लोग पूछते हैं कैसे है सर और क्या कर रहे हैं, कब चाय कॉफ़ी करें बैठ के, कुछ फ्यूचर का बनाते हैं, कोई प्लान करते हैं। चलान हो रहे हैं अभी या बच गए हैं? नहीं अभी नहीं हो रहे हैं। कोई तबला बजा रहा है तो अच्छा लगा यार बजा रहा है तो भाई मैनू भी दस दे भाई किद्दां चीज़ बजती है। इवन हमने 2009 में लुधियाना में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी शुरू किया था। तो अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई उसमें, जो हमारे लोग थे उन्होंने थोड़ा समय चीट किया। वो मैं अपने घर फ़ोन करता हूँ और मैं बताता हूँ कि भाई मैंने ऐसे स्टूडियो खोल दिया है, सेटअप लगा दिया है, ऐसा वैसा, इतने पैसे कमा लिए ये वो सो। बाकी तो क्या हुआ भाई कि उनकी नज़रों में बड़ बोला बन गया कि भाई इसने बड़ी बड़ी बातें करी और था तो कुछ नहीं ऐसा। फोकस कर रहे हैं अभी एक गाने को 10-10 सिंगर गा रहे हैं। डाटू रूबी लाना यार कब तक गाना, एक ही गाना गा रहे हैं, उसको किसका क्या नाम बनेगा, क्या पहचान बनेगी। पंजाब में कहीं बाहर आपका गाना बज रहा है तो थोड़ा सा गच फीलिंग आती थी, मतलब सिंगर को तो क्या आएगी ना। अगर तो मैं जब छोटा था तो मैं गाने वाने जब सुनता था तो मुझे गाने कुछ ज़्यादा याद नहीं रहते थे लोगों के। अच्छा। लेकिन मैं उन गानों की तर्ज में जहाँ मैं भूल जाता था तो मैं प्रॉपरली राइमिंग बिठा के उसको गा देता था। एक राइटर या एक कलाकार जो होता है, अगर उससे ये पूछा जाए कि आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है तो उसका एक सही सा जवाब ये हो सकता है कि जो आने वाली है। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। अक्सर हम किसी न किसी खास शख्सियत से बातचीत करते हैं, लेकिन आज जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि आज तक 1200 से ज़्यादा गानों को ये या तो अपनी आवाज़ दे चुके हैं या उन्हें लिख चुके हैं या म्यूज़िक दे चुके हैं। और ये कोई और नहीं, हिमाचल प्रदेश के नए उभरते हुए चमकते सितारे पंकज ठाकुर जी, देहा बलसन के ये रहने वाले हैं। आपका लाइव टाइम स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत से गाने आपके खूब फेमस हुए हैं और आजकल अभी एक महीने पहले एक जो गाना रिलीज़ हुआ है वो काफ़ी चर्चाओं में है। उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल भी है कि घसे किसके पड़े हैं, वो पुलसियों के पड़े हैं या किसके पड़े हैं। थोड़ा सा उस पर भी हम जानेंगे और बाकी बातचीत भी करेंगे। तो पहले इस गाने को लेकर बताएं, एक महीने में 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़। जी। दरअसल ये जो गाना है इसकी कहानी यूँ है कि मैं दिल्ली में जब रहता था, शिमला में एक जगह है दिल्ली जी, तो वहाँ पे एक रामलीला हुआ करती है। तो रामलीला में वहाँ पर पुलिस वालों ने कुछ लड़कों को पीट दिया, रात को उत्पात कर रहे थे। अच्छा। तो जब वो सुबह वो बंदे मुझे मिले तो वो कोइंसिडेंटली ये हुआ कि जिन्होंने मारा था वो भी हमारे पड़ोस के थे और जिनको मार पड़ी थी वो भी हमारे पड़ोस के थे। तो वो रात को एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। वो उस वक्त वो पुलिस की वर्दी में थे, वो थोड़ा नशे में रहे होंगे। तो जब ये घटनाक्रम मुझे याद आया तो मेरे फेस पे वैसी स्माइल आ गई, मैं मुस्कुराया। ये बात करेक्ट, ये 2001 की बात है और ये मुझे याद आती है अक्टूबर 2022 में। तो जब मैं मुस्कुराया तो मुझे लगा यार कि जब मैं कनेक्ट किया इसके साथ तो दुनिया कनेक्ट करेगी। तो फिर मैंने ये बात आई गई होगी, मैं कहा चलो इस पर कुछ लिखेंगे। तो एक दिन मैं बैठा था तो मैंने एक लाइन लिखी जो इसका पुलसिए घसे का जो स्थाई है इसकी स्टार्टिंग, तो वो मैंने लिखी और उसको मैंने रिकॉर्ड किया। तो मेरे रिकॉर्डिस्ट है बॉब, तो मुझे आज भी वो शब्द याद है और मैंने कहा उनसे कि चलो दादा आप मिलके इतिहास लिखते हैं और इसको वायरल करके फेमस हो जाते हैं अभी घंटे भर में। तो भी थोड़ा सा मुस्कुराया कि ये कैसी बात कर रहा है। तो वो क्या हुआ कि हमने वो 4 लाइनें लिखी और डब करी और मैंने उसकी रील डाल दी और वो अगले 1 घंटे में रील इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग में आ गई। मैंने बोला था ना, क्योंकि वो गाने का वाइब कुछ और था। तो फिर जब पहले आपने सिर्फ रील बनाया? हाँ, वैसे मेरा था नहीं ऐसा कोई प्लान कि मैं इसको रिलीज़ करूँगा या क्या, क्योंकि गाना पूरा लिखा हुआ भी नहीं था। ये भी मैं एक्सक्लूसिवली आपके माध्यम से रिवील कर रहा हूँ कि गाना वो लिखा हुआ भी नहीं था पूरा। तो वो घटना उतनी थी कि मजनू आया था राधा विशा तेरे इंतजार होता। तो जब वो रील थोड़ी सी वायरल होगी और जब इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग में आ गई
तो फिर हमें लगा कि अब ये दायित्व थोड़ा सा बढ़ गया है। फिर उसके बाद मैंने उसकी पटकथा लिखी कि हमने इसको कैसे पिक्चराइज करना है। फिर 7 दिन उस गाने की शूटिंग में लगी, बल्कि हमारे कुछ शोज भी थे अगले दिन से, कुछ रिकॉर्डिंग के भी स्केड्यूल्स थे। तो मैंने वो सब कैंसिल करके अगले दिन से ही हम इसकी शूटिंग पे चले गए और फिर ये गाना आया और ये आपके सामने ही है। खूब इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है। जब एक गायक का गाना इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में आता है तो किस तरह की अनुभूति होती है और कब ये पता लग जाता है कि अब ये वायरल हो गया है? सबसे पहले तो लोगों का बात करने का टोन चेंज हो जाता है, जो इन्होंने प्रोग्राम करवाते हैं, जो प्रोड्यूसर है, सब कुछ। जी। तो आप अगर आपका गाना नहीं चल रहा है तो फिर वो बोलते होते हैं यार थोड़ा मेहनत करके आओ यार, ये बात नहीं है आपके गाने में। फिर जब आपका गाना चलता तो फिर लोग पूछते हैं कैसे है सर, और क्या कर रहे हैं, कब चाय कॉफ़ी करें बैठ के, कुछ फ्यूचर का बनाते हैं, कोई प्लान करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो होती है। और दूसरी चीज़ ये कि फिर आपका शोज़ की टीआरपी बढ़ जाती है, आपके पैसे बढ़ जाते हैं, आपके पास इवेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं। और फिर अब तो ऐसा है कि इंटरनेट का ज़माना है, तो जो गाना चलता है, जो बिक रहा है, वो फिर दिख ही रहा है। दिख रहा है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, इससे कुछ एक जुड़ा इंसिडेंट मुझे जानकारी लगी है, पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा, कि पुलिसियों घसे जब ये गाना आया तो उसके बाद पुलिस वालों से आपका कुछ बातचीत हुई, कुछ वो थोड़ा बताता हूँ। वो ऐसा था कि जो तो है पुलिस वाले जो हैं, जो मतलब ग्राउंड पे जो ड्यूटी करते हैं लोग ना, सब बड़े इंस्पायर इस गाने से। सब ने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस गाने का। लेकिन कुछ जो थोड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स हैं तो उन्हें शायद थोड़ा मिसगाइड हुए इस चीज़ को लेके कि गाने में इसने ये क्या बात करी है। और मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए कि भैया आपने थोड़ा सा हमारा चीज़ें, अपने परमिशन नहीं ली और पुलिस को आपने किस तरह से दिखाया है, क्या चीज़ है। तो हमने बोला कि सर हमने अपने दायरे में रहकर ही हमने अपना काम किया है, और बाकी मार्केट में हिट है गाना, तो बाकी आगे से थोड़ा सा ध्यान भी हम रख लेंगे कि वही क्या है ना। पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी की भावना को कोई आहत किया है या मैंने कोई गलत चीज़ इसमें दिखाई है। और तो उसके बाद फिर उन्हीं का मुझे कुछ दिन बाद फिर से कॉल आता है कि यार नहीं ऐसा नहीं है, गाना तो कुछ और है, हमने थोड़ा सा इसको मिसअंडरस्टैंड करा और गाना तो ये बहुत बड़े लेवल पे ये हिट है। तो वो चीज़ है। तो खैर उनकी भी उतनी मैं गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि अब शायद उनको समझ नहीं आया होगा उसका मीनिंग ना, क्योंकि भाई थोड़ा सा टिपिकल पहाड़ी में, तो उन्होंने वीडियो वगैरह देखा होगा। तो मतलब कि बहुत बड़े बड़े रैंक के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, और शिमला ही नहीं, शिमला से बाहर से भी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट फिर करा इस गीत के लिए। जो बाकी ग्राउंड पे रहते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया, ये हो गया, प्यार ग्राउंड में क्या, जो चौकियों में भी रहते हैं, मुझे बुला के चाय पिलाते हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सिर्फ शिमला या सोलन की बात नहीं है, आप ऊना जाओ, आप कांगड़ा जाओ, कहीं भी मतलब पुलिस वाले जहाँ भी मुझे मिलते हैं तो इतना प्यार देते हैं, इतना रिलेट करते हैं। और चलान हो रहे हैं अभी या बच गए हैं? नहीं अभी नहीं हो रहे हैं, हमने ऐसा कोई गैर कानूनी कहा भी नहीं कर रहे, करते हैं, और बाकी वैसे भी नहीं हो रहे हैं। हाँ ठीक है पंकज जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बातचीत करते हैं आपके करियर की शुरुआत की। कब आपने शुरुआत की और कैसे आपका इस फील्ड में आना हुआ, इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। और जो आपको दिखाई नहीं देता, ये बचपन से ही था ये बात? ये बचपन से दिक्कत है जी। मैं बेसिकली मैं देहा बलसन से बिलोंग करता हूँ। टाली गांव है, और बलसन जो है एक पुराने ज़माने में एक रियासत हुआ करती थी, 10 से 12 पंचायतों का एक इलाका है, जो कि एक तरफ चौपाल से लगता है और एक तरफ ये कोटखाई से लगता है और एक तरफ ट्यूक से लगता है। तो इसी से मैं वहाँ से बलसन से ताल्लुक़ रखता हूँ। और फिर मेरी जो पढ़ाई है वो दिल्ली से हुई है। दिल्ली में एक ब्लाइंड स्कूल है, 8th तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। फिर मैं +2 मेरी लुधियाना से हुई है, और कॉलेज मेरा चंडीगढ़ से हुआ है। तो मैं जब छोटा था तो मैं गाने वाने जब सुनता था तो मुझे गाने कुछ ज़्यादा याद नहीं रहते थे लोगों के। अच्छा। लेकिन मैं उन गानों की तर्ज में जहाँ मैं भूल जाता था तो मैं प्रॉपरली राइमिंग बिठा के उसको गा देता था, कुछ और हाँ डाल दो, वहाँ वैसा ही। लेकिन वो ढब जाती थी बात, अगर हमारे उसमें गए ना भाषा में। तो फिर धीरे धीरे फिर कॉम्पोजिशंस होने लगी, तो मुझे लगा यार ये तो गजब ही काम है। तो पहले आप म्यूजिक सीखा आपने या फिर? ये बिल्कुल बचपन की बात है ये, जब मैं 7, 8, 9 साल का रहा हूँगा। फिर आप कॉम्पोजिशंस रैंडमली रैंडमली बनाने लग गए। ओके। तो चीज़ें होती गई, और फिर 2002 में एक
इवेंट हुआ था कालीबाड़ी में 7 दिसंबर 2002 को, मुझे आज भी वो तारीख अच्छी से याद है। तो मैंने फिर वहाँ एक प्रोग्राम किया और मुझे ऐसा लगा कि यार ये कुछ अच्छा नहीं मैंने गाया, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे बल्कि प्यार बहुत दिया, अप्रिशिएट बहुत उस शो को करा था जी। तो फिर 2002 के बाद फिर उस प्रोग्राम के बाद फिर शोज़ की भी जर्नी शुरू हो गई और फिर ये राइटिंग वगैरह का तो फिर इतना मतलब था, वो बनता था, कुछ गा लिया, कुछ गुनगुना लिया। फिर स्टडीज़ का भी था और छोटे मोटे प्रोग्राम कर ही रहे थे। फिर आकाशवाणी वगैरह में भी मुझे कुछ गुरुजन लोग मिल गए थे जो मुझे आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह के प्रोग्राम्स मेरे कराने लग गए। जी। फिर जब मैं 2006 में जब लुधियाना गया पढ़ाई के सिलसिले में, तो वहाँ मैंने म्यूज़िक का एक और ही औरा देखा। हाँ, पंजाब में तो म्यूज़िक बहुत है, तो हमें लगा भाई इस साथ से हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो वहाँ आपने म्यूज़िक सीखा? फिर हाँ, वहाँ से फिर एक जो एक छाट छटाई या जो एक छटनी लगनी थी मेरे म्यूज़िक में, फिर वहाँ से वो चीज़ें फिर शुरू हुई। ओके। तो लुधियाना जब आप गए, आपके पहाड़ी गानों की बात करें तो टिपिकल पहाड़ी है ये, मतलब जो मोटी मोटी पहाड़ी समझता होगा उसे भी मज़ा तो खूब आता है। हाँ। नाचता तो वो खूब है उस पर। हाँ। लेकिन कई बार समझ भी नहीं आती चीज़। लुधियाना में जाकर क्या आपका ये नहीं हुआ कि थोड़ा पंजाबी या कुछ ऐसा कल्चर मिक्स नहीं हुआ? नहीं, पंजाबी हुआ ना कल्चर मिक्स। फिर मैं पंजाब में जाके, पंजाब की एक दिक्कत क्या है कि अगर आपको पंजाबी प्रॉपरली बोलनी नहीं आती है तो वो आपको वो आउटसाइडर मानेंगे, अब आपको प्रॉपर मान्यता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैंने पंजाबी सीखी। ओके। फिर पंजाबी भी भगवान की दया से इस तरह की कि आज भी मुझे पंजाब के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी ऐसा बोलते हैं कि भाई जिस तरह की पंजाबी तू बोल रहा है ਹੁਣ कहता रह नहीं गए बंदे बोलने वाले, क्योंकि अब हम जहाँ लुधियाना में रहते थे तो वहाँ जो हॉस्टल में बच्चे थे तो पेंडू बच्चे थे सारे ना, तो जो एक पेंडू पंजाबी है जो एक्चुअल में पंजाबी है, तो वो चीज़ें फिर हमने अडॉप्ट करी। ओके। तो उसके बाद फिर ऑर्केस्ट्रास वगैरह में हमने बजाना शुरू किया, फिर छोटे मोटे जागरण शुरू करे। तो फिर मंचों पे सीखते गए। फिर कोई तबला बजा रहा है तो अच्छा लगा यार बजा रहा है, तो भाई मैनू भी दस दे भाई किद्दां चीज़ बजती है। कोई कीबोर्ड बजा रहा है तो उनसे वैसे फिर मंचों पे ही हम सीखते 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 फिर चीज़ें होने लग गई। ओके जी। और फिर क्या आपने कोई पंजाबी में भी गाना रिलीज़ किया? हाँ, पंजाबी में मैंने 1-2 गाने रिलीज़ किए, वो बाद में करे जब मैं यहाँ हिमाचल आ गया था। एक कसूर करके मेरा गाना था। एक क्यूट जी कुड़ी मैंने गाना पंजाबी किया है, तो वो बहुत बाद में, क्योंकि वहाँ इतनी हमें ज़रूरत उस वक्त लगी नहीं, क्योंकि एक तो पंजाब में ये एक्सपेंसिव था बहुत काम, एल्बम गाना निकालना, और दूसरा ये कि हमारे पास गाना आदमी क्यों निकालता है कि उसको काम मिले। तो काम तो मेरे पास था ही। अगर कोई 10 बजे सिंगर बड़ा आ रहा है तो 7, साढ़े 7, 8 बजे मेरे को टाइम मिल जाता था और पैसे भी अच्छे मिल जाते थे। और फिर कभी आपको तबला बजाना है, कभी आपको कीबोर्ड, मतलब कि मैं तो बस म्यूज़िक से जुड़ा रहना है और कुछ ना कुछ काम मुझे मिलता ही रहता था। तो फिर वह सीखता भी गया और काम करता भी गया, तो फिर चीज़ें होती गई। तो फिर अगर हम आपकी म्यूज़िक जर्नी की बात करें तो सबसे पहले आपने लोगों को म्यूज़िक देना शुरू किया, लिरिक्स देना शुरू या गाना शुरू किया मैंने? ओके। हुआ दरअसल यूँ कि पंजाब से जब मैं लुधियाना से +2 के बाद में कॉलेज के लिए चंडीगढ़ आ गया था। तो हमारा फिर एक बैंड हुआ करता था, मिनरवा म्यूजिकल ग्रुप, तो उसमें सारे ही हम लोग टीनेजर्स थे। तो हम लोग शोज़ करते थे ऑल ओवर इंडिया, हम टूर करते थे, जागरण वगैरह करने, हमने चीज़ें करनी। तो वो कॉलेज पास आउट होते फिर सब लोग अपना अपना निकल गए, कोई घर चले गए, कोई पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, किसी की नौकरी लगी, कुछ ना कुछ होता गया। तो 2012 में आके वो कोलैप्स कर गया। और जबकि तब मेरी पूरी तैयारी थी कि अब मैं यहाँ पे पंजाब में कोई बड़ा गाना करूँगा, और मेरी कोशिश थी, और वो उस वक्त हो भी जाना था। इवन हमने 2009 में लुधियाना में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी शुरू किया था। तो अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई उसमें, जो हमारे लोग थे उन्होंने थोड़ा समय चीट किया, वो हो जाता है, बंद हो गया। वो सबक लगने के लिए ना ज़रूरी था, वो धक्के जो बाद में खाने थे बचपन में खा लिए। तो आप सोच सकते हो कि मैं अपने घर फ़ोन करता हूँ और मैं बताता हूँ कि भाई मैंने ऐसे स्टूडियो खोल दिया है, सेटअप लगा दिया है, ऐसा वैसा, इतने पैसे कमा लिए, ये वो सो। और मैं कुछ दिनों के लिए घर जाता हूँ, और जब मैं वापस आता हूँ तो वो एक एक चीज़ वहाँ पर मेरे पार्टनर ने वो बेच दी थी। अच्छा। तो आप सोचो कि घर वालों का विश्वास खोना,
बाकी तो क्या हुआ भाई कि उनकी नज़रों में बड़ बोला बन गया कि भाई इसने बड़ी बड़ी बातें करी और था तो कुछ नहीं ऐसा। और बाकी अगर वो पैसे थे वो भी तो मेरे ही थे, मतलब मेरे पेरेंट्स के पैसे तो बर्बाद नहीं करे थे, तो मतलब इतना कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं। लेकिन मुझे खुद को ये गिल्ट था कि भाई नहीं यार, मतलब मेरे घर वालों को लगता होगा कि शायद ये पागल हो गया होगा कुछ दिनों के लिए, किसी किसी बातें करता कि सेटअप लगा दिया, स्टूडियो लगा दी, चीज़ है ना। लेकिन मैं उस लक्ष्य का भी पीछा किया, 12 साल लग गए, 2020 में मैंने फिर से स्टूडियो बना लिया। तो फिर जब वो 2012 में हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा मुद्दे से भटक गया कि जब मैं वो बैंड वगैरह हमारा कोलैप्स कर गया, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ हिमाचल आया था घर। तो मेरे यहाँ गाने वाने सुने तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर लोग ना पुराने गानों पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी एक गाने को 10-10 सिंगर गा रहे हैं, डाटू रूबी ना यार, कब तक गाना, एक ही गाना गा रहे हैं, उसको किसका क्या नाम बनेगा, क्या पहचान बनेगी। तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार अगर चल बने ना बने एक अलग बात है, लेकिन अपने फोक के लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि यहाँ कोई साहब कुछ ठीक नहीं है। और म्यूजिक इंडस्ट्री उस वक्त यहाँ पर रिसेशन से गुजर रही थी, क्योंकि सीडीज जा रही थी और मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव आ रहे थे, तो मतलब कमाई का भी कोई ज़्यादा वो नहीं था। तो फिर मैंने एक एल्बम बनाया, उस वक्त सुरेंद्र नेगी जी का म्यूज़िक उसमें लिया हमने, और वो एल्बम रिलीज़ हुआ। और चलो बात आई गई होगी, मैंने 2-4 शोज़ भी यहाँ पर किए। तो फिर मैं फिर से पंजाब चला गया। मैं कहा भाई ये तो बात कुछ बन नहीं रही, हाँ नहीं बन रही है, चलो मैं जो कर सकता था मैंने किया, और मेरी नज़र में गाने बहुत अच्छे हैं भाई, ठीक है बढ़िया काम हो गया, मैं सेटिस्फाइड था अपने वर्क से। तो एट द एंड फिर मैं 2-3 महीने बाद फिर मैं चंडीगढ़ से वापस आया, और मैं 43 से जिस बस में मैं बैठा उसमें गाना चल रहा था, मिले कोई वशवासी है, मेरा गाना, वो चंडीगढ़ में। तो मैंने सोचा यार, और ये बात थी कि अब तो चलो हम मतलब डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हैं ना। लेकिन उस वक्त क्या होता था कि अगर पंजाब में कहीं बाहर आपका गाना बज रहा है तो थोड़ा सा गच फीलिंग आती थी, मतलब सिंगर को तो क्या आएगी ना, अगर बीइंग हिमाचली कोई बाहर भी है ना, नाटी को लेकर रिलेट करता बंदा, मैं कहा चल यार ये तो गलती से बज गया, कोई बात नहीं। तो वो शिमला तक वो पूरा एल्बम बजता रहा। सोलन के आसपास वो कंडक्टर ने मुझे रिकग्नाइज़ किया कि भाई वो पहला बंदा था जिसने मुझे, अवतार सिंह नाम था उनका, मुझे आज भी याद है, जिन्होंने एज अ सिंगर बोला भाई मैं आपको फ़ैन हूँ और बहुत बढ़िया गाने आप गाते हैं, ऐसा तैसा, मंडी साइड से थे भाई। तो फिर हम ISBT यहाँ उतरे, ISBT से हम जिस बस में आए तो उसमें भी मेरा गाना बज रहा था, संजौली से जिस टैक्सी में उसमें भी मेरा गाना बज रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये तो गेम कुछ और ही हो गई है। और जब पता लगा कि मैं शिमला आ गया हूँ, तो जो इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, तो वो कह रहे हैं कि हम तो आपको बड़े टाइम से ढूंढ रहे थे सर कि आप यहाँ होते नहीं, आप तो पंजाब में होते हैं। और अगले दिन से ही मेरे पास शो थे, और मेरे पास हर दिन शो था। तो बस फिर वो गाने वाने चलने लग गए, शोज़ वगैरह होने लग गए, और फिर हम यही की होकर रह गए। उसके बाद सबसे बड़ा ब्रेक कौन सा रहा आपकी ज़िंदगी की, अगर हम बात करें आप सबसे बड़ा गाना जो सबसे पहला ब्रेक? सबसे बड़ा गाना तो देखिए, एक राइटर या एक कलाकार जो होता है, अगर उससे ये पूछा जाए कि आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो उसका एक सही सा जवाब ये हो सकता है कि जो आने वाली है। क्योंकि अपनी गलतियों से सीख के आदमी नए गाने को नए सिरे से वो करता है। लेकिन टचवुड ये एक बात थी कि जब मैं यहाँ हिमाचल में मैंने शुरुआत करी, मेरा पहला ही जो एल्बम था लव स्टोरी, जिसमें गाना था मिलने कोई वशवासी है, मोइन दिए रे, एक भजन था हाय रे कृष्णा। उस एल्बम में 8 गाने थे, और 8 के 8 गाने सुपर डुपर हिट थे। और उसके बाद तो फिर गाने आते ही गए। फिर पॉइजन आया, पॉइजन बहुत बड़ा हिट हुआ। फिर निशंग आया जिसमें कावटा वगैरह ही गाने थे, तो ये भी हिट हुआ। तो फिर अभी पुल से रखस से है, तो अभी तो सबसे बड़ा गाना जिंदगी का यही है। कावटा भी आपका खूब फेमस रहा। कावटा भी बहुत हर जगह हर मंच की अगर हम बात करें तो सुनने को मिलता है। पंकज जी, अब अगर हम आगे की बात करें, जैसे आपने कहा कि सर्वश्रेष्ठ रचना वही है जो आगे आने वाली है, तो मुझे लगता है कि अभी आपका एक आध दिन में गाना रिलीज होने जा रहा है, इस बारे में थोड़ा। जी कल गाना हमारा एक रिलीज हो रहा है, हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है फोक वेव, उसके ऊपर कल गाना हमारा आ रहा है, कल दोपहर 3 बजे, झूरी धमाका 2024। और झूरी जो है एक हमारे पहाड़ों के फोक की एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि 2 लोग सवाल जवाब करते हैं। जिस तरह योद्धा जो है तीर एक दूसरे पर बरसाते हैं, उसी तरह शब्दी बाणों से ये हमला होता है। और ये हमारे फोक की बहुत
रिच चीज़ है। टप्पे होते हैं। हाँ, जैसे पंजाब में टप्पे होते हैं, लेकिन टप्पों में तो थोड़ा सा मतलब सिर्फ प्रेम और वही चीज़ें वर्क होती है। ये थोड़ा सा राजपूताना खेल है, ये थोड़ा सा युद्ध स्तर पर इसमें बात चली जाती है। ओके। तो ये हाँ, लड़ाई झगड़े वाली इसमें बातें होती है और एक दूसरे को थोड़ा सा मतलब वो करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कह लो या एक दूसरे को पराजित करने की, नीचा दिखाने की तो क्या, लेकिन शब्दी बाणों से पराजित करने की कोशिश। तो एक हिमाचली फोक के बहुत जानकार व्यक्ति हैं रामलाल ठाकुर जी, उनके साथ ये हमने प्रयास किया है। तो ये एक बहुत नई तरह का कॉन्सेप्ट लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल 3 बजे आप फोक वे पे इसको आप विजिट कर सकते हैं गाने को। ओके। और 10 दिन बाद फिर उसके बाद हमारा 10 एक दिन में एक और प्रोजेक्ट आने वाला है, शिमला टू नैनीताल। इसमें क्या है? इसमें ये एक उत्तराखंड की कंपनी है, तो उनका ये प्रोजेक्ट है और इसमें 4 गाने हैं, नॉन स्टॉप ये एल्बम है। और हिमाचली उत्तराखंड दोनों तरह की ऑडियंस को जो है हमने ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो फिर ये आने वाला है और इसके बाद एक टी सीरीज़ के लिए मेरा प्रोजेक्ट है सुपर फास्ट। तो वो भी 4 गानों का है, वो भी बहुत जल्द 1-1.5 महीने के अंदर वो आने वाला है। फिर एक आइसोर स्टूडियोज के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट है। ये सारे तैयार पड़े? ये सब तैयार है। अभी हमने सर्दियों में मैं लगभग से 17-18 गाने मैं शूट कर चुका हूँ और अब ये सारे गाने आने वाले हैं जी। पंकज जी, ऐसा भी सुनने में आया है कि आप किसी फिल्म में भी जो है वो एज एन एक्टर काम करने वाले हैं। इसके ये क्या है, इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए। ऐसी फिल्म है ये, क्या हिमाचली है कुछ? हाँ, फिल्म का ऐसा है कि एक मेरे पास प्रपोजल आया है और हिमाचली जो है, क्या नाम, वो फिल्म रहने वाली है और उसमें अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे ही काम चल रहा है और उसमें 2-3 तरह की उसमें कहानियां हैं और वो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है कि अगर आपको खुद मुझे एक्ट उसमें करना है तो मैं वो तभी करूँगा जब मैं उस पर सेटिस्फैक्ट्री होऊंगा। जैसा कि थोड़ा सा मैं अपने वज़न को लेके काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा वज़न मुझे कम करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको जो आदमी कुछ देख ही नहीं सकता तो उसको एक्शन सिखाना और थोड़ा बॉडी लैंग्वेज सिखाना, वो ऐसी बात है जैसे किसी बहरे को म्यूज़िक सिखाना। तो ये चैलेंजिंग है और मैंने इसको ऑलमोस्ट एक्सेप्ट भी कर लिया है और ये फिल्म के लिए मैंने हाँ भी कर दिया है। और हाँ, अभी ये चीज़ें साइन होनी बाकी हैं क्योंकि उसमें कुछ कहानी को लेके इश्यूज़ है, क्योंकि ये जो पटकथा है ये भी मैंने ही इसकी लिखी है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी है। तो अभी मतलब मैं ज़्यादा ये भी नहीं कह सकता कि भाई बहुत जल्दी आने वाली है या आने वाली है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि काम चल रहा है, टेबल पे जो है टॉक चल रहा है चीज़ों के साथ और सुगबुगाहट है और आने वाले समय में कुछ ना कुछ निकल के भी ज़रूर आएगा, क्योंकि जब चिंगारी उठी है तो फिर वो धुआं भी उसमें होगा ही कुछ ना कुछ। हाँ, और ये है आपके रिसोर्स बहुत तगड़े हैं जो आपने ये रिवील कर लिया। तो मेरा अभी ऐसा मतलब इस बारे में मेरा कहने का कोई मूड था नहीं, क्योंकि अभी कुछ पक्का ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। होप करते हैं ऐसा हो, नहीं होगा, ज़रूर होना है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब होता है, कैसा होता है, तो अभी थोड़ा सा समय है इन चीज़ों में, क्योंकि अभी तो 17-18 गाने यही है जो ऑन द वे है। तो इन चीज़ों पे भी हम लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े सिंगर्स को आपने अपने लिखे हुए गाने दिए हैं, चाहे हनी नेगी जी की बात करें, गीता भारद्वाज जी की बात करें, तो क्या अब आगे इन फ्यूचर भी आप गाने मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग कि पंकज ठाकुर हमें गाने लिख कर देंगे, या आप खुद ही गए? अब नहीं, मैं पहले भी लोगों के लिए लिखता था और मैं अभी भी लिखता हूँ और आगे भी मैं लिखता रहूँगा। मैं अपने लिए भी काम करता हूँ और औरों के लिए भी, क्योंकि मैं बीइंग अ लिरिसिस्ट भी काम कर रहा हूँ, बीइंग अ म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ और एज अ सिंगर मेरी अलग जर्नी है। और एज अ प्रोड्यूसर मैं अभी पुलसियर अगस्ते से मैंने एक प्रॉपर शुरुआत करी है और अभी मार्केट में गाना हिट भी है। तो एज अ प्रोड्यूसर भी मैं कर रहा हूँ अभी, मतलब 1-2 प्रोजेक्ट्स तो मेरे अपने हैं। और डिवोशनल में मैं इस साल कोशिश कर रहा हूँ कि एक दरवाज़ा खटखटाया जाए डिवोशनल का, और उसमें एक व्यापक तौर पे मैं 3-4 गानों को लेके, भजनों को लेके काम कर रहा हूँ। और इस साल डिवोशनल के क्षेत्र में भी काफ़ी सारी प्रस्तुतियाँ मेरे एंड से आएंगी। जी,
पंकज ठाकुर जी, समय कम था इसलिए जल्दी जल्दी हमने सारी बातें करने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते आपसे 2 लाइन्स ज़रूर सुनना चाहें। जी हाँ, ज़रूर। का ही हो जाएगा। जी हाँ, मैं डेफिनेटली सुना देता हूँ। इधर जो लेटेस्ट गाना है पुलसिया रेखा से, और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ लोगों का कि बहुत, मुझे तो खैर जब से मैं यहाँ इंडस्ट्री में हूँ हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है, और इस गाने को तो इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि ये मतलब जितना बड़ा हिट किन्नौर में है उतना बड़ा हिट ये सिरमौर में है, जितना ऊना में भी वैसा ही है, मतलब और उधर उत्तराखंड नैनीताल तक जहाँ मर्जी इस गाने का लैंग्वेज का बैरियर इसके आड़े नहीं आया है। तो बाकी मैं आपको सुनाता हूँ इसकी कुछ लाइनें। एक मजनू आया था रोदा, बेशा तेरे इंतजार दा, तू टाइम दे ना पहुंचे तेती मजनू पहुंचा बारोदा, सुध बुध भूला से अपनी धुत दारू रे अनोशे, शिमले पड़े पुलसिए रे गोसे, हो शिमले पड़े पुलसिए रे गोसे। इसमें एक जो गाने की लास्ट लाइन है वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि जब भी वो लाइन आती है तो वो हर मंच से मैं एक अपील भी करता हूँ, जो कि मैं आपके मंच के माध्यम से भी करूँगा इस लाइन के बाद, कि हे बिटाए मथा पढ़ाई रा, पोड़ा झगड़े वो लड़ाई दा, मैं बापूरी बात नहीं सुनदा है, बेपोरा नहीं समझ आईंदा, बाड़ी है भी उम्रों काले सीटे रे ओनोशे, शिमले पड़े पुलसिए रे गोसे, हो शिमले पड़े पुलसिए रे गोसे। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि चिट्टा बहुत ज़्यादा ही घातक नशा है, और नशे तो वैसे सारे ही घातक हैं, लेकिन ये जो नशा है ये इंसान को जानवर बना देता है, आदमी की सारी क्वालिटी को ज़ीरो कर देता है, और इंसान वैसा रह नहीं जाता जैसा वो था कभी। बिल्कुल। तो इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही लोगों को अपील करना चाहूँगा कि अपने आसपास इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो ये चिट्टा है इसको फैलने से रोकें, और इसके अगर कोई पेशेंट्स आपके आसपास है उनको भी हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारे सहयोग की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं रिहैब की भी ज़रूरत है। और लेकिन हाँ, रिहैब जब आप पेशेंट को भेजते हैं तो वहाँ आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसको रिहैब में भेज रहे हैं या किसी रिहैब की दुकान में भेज रहे हैं, तो ये भी ज़रूर। और इस नशे को लेके समाज के प्रत्येक वर्ग को, घर घर को जागृत होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आग जो है ये धीरे धीरे पहले हर 10वें घर में थी, अब हर 5वें घर में लगी, अब हर 3रे घर में लगी है, और ऐसा ना होगी इससे पहले कि हर घर में लगे ये आग। तो हर आदमी को इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों पर ध्यान दें, और स्पेशली अब जिस पर भी जैसा भी लगता है, लेकिन इस चिट्टे को आपको कोशिश करनी है कि इसकी रोकथाम के लिए, इसको रोकने के लिए हम कोई भी जो स्टेप उठाना अपने आसपास के सराउंडिंग में हम देखते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, ये घर से ही शुरू होती है चीज़ें, तो हमें करने की ज़रूरत है। बहुत ही बढ़िया पंकज ठाकुर जी, और आपने बहुत ही बढ़िया संदेश इस गाने के माध्यम से भी दिया है, और पूरी बातें जो आपने की दिल से की, बहुत ही अच्छा आपसे बातचीत करके लगा, और आपका जो आने वाला गीत हो वो सुपर डुपर हिट हो, जी हाँ, ब्लॉकबस्टर हो, यही उम्मीद करते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से यही अपील करेंगे कि झूरी धमाका 2024 कल शाम को 3 बजे फोक वेव पर आप सुनना ना भूलिए। हाँ, और देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रांसपोर्टिंग। हमारे साथ आज मौजूद थे पंकज ठाकुर जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के नए सितारे हम कह सकते हैं, जिनके गाने सुपर डुपर हिट हो रहे हैं। हर किसी को इनके गाने दिल को छू रहे हैं, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, या फिर औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, हर कोई इनके गानों को पसंद कर रहा है, चाहे पुलिस वाले हो वो भी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रांसपोर्टिंग। इस खास बातचीत पर साथ दिया निशांत सूद ने।